तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स प्रेडिक्शन डे 5। तो 4 वीडियोस अपनी ऑलरेडी आ चुकी हैं। हर एक वीडियो में अपने 5 5 ब्लैंक्स कवर किए हुए हैं। तो आज है हमारा 5वां दिन यानी कि 5वीं वीडियो। तो आप हमारा 21st ब्लैंक स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हमारी सेकंड लाइन से बनेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं टीनेज डॉटर से। तो अपना नोटबुक और पेन निकाल लो, कि आपको पता ही होगा वो कैब नोट डाउन करनी है। तो अपना नोटबुक और पेन निकाल लो। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो इस वाले में क्या कह रहा है। योर टीनेज डॉटर गेट्स टॉप मार्क्स इन स्कूल, कैप्टन्स अ डिबेट टीम एंड वॉलंटियर्स फॉर ए शेल्टर फॉर होमलेस पीपल। भी आपकी जो बेटी है वो स्कूल में टॉप मार्क्स ले रही है, सबसे ज़्यादा नंबर ले रही है, और डिबेट टीम की कैप्टन भी बनी हुई है। और इसके अलावा वो वॉलंटियर भी कर रही है, कहाँ पे, जो होमलेस पीपल हो रहे हैं उनको शेल्टर दिलाने में। वॉलंटियर कौन होते हैं? जो बिना प्रॉपर्टी के कोई काम करते हैं कहीं पे भी। बट वाइल, अब बट आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, बट से पहले जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके बाद उससे ऑपोजिट ही होगी। यानी कि यहाँ पे इसकी लड़की की सारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे इसकी सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देगा। बट ड्राइविंग द फैमिली कार, लेकिन जब वो फैमिली कार को ड्राइव कर रही होती है, शी टेक्स्ट मैसेजेस हर बेस्ट फ्रेंड एंड रियर एंड्स अनदर व्हीकल्स। अब बता दिया ना, देखो भी वो अपनी गाड़ी चलाते टाइम अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेजेस करती है, और पीछे से या आसपास जाने वाली गाड़ियों को मतलब भी परेशानी क्रिएट करती है, उनके लिए ट्रबल क्रिएट करती है। हाउ कैन टीन्स बी सो क्लेवर, अकम्पलिश्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड रेकलेस। भी कैसे एक जो टीनेज बच्चा होता है वो इतना चालाक हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। अकम्पलिश्ड मतलब परफेक्ट, निपुण होना किसी भी काम में, और जिम्मेदार और लापरवाह हो सकता है, डैश। ठीक है। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह होना। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। फॉर द टाइम बीइंग, एट द सेम टाइम, एज एवर, या इन गुड टाइम। इन गुड टाइम क्या होता है? अच्छे समय में। ठीक है, अच्छे समय में। एज एवर मतलब होता है जैसे ही। एट द सेम टाइम मतलब एक ही टाइम में। फॉर द टाइम बिंग मतलब भी आजकल। ठीक है, तो अब इसकी सेंस देखते हैं भी। कैसे एक बच्चा एक ही टाइम पे इतना जिम्मेदार और लापरवाह हो सकता है, तो इसकी तो सेंस बनी रही है। कैसे एक बच्चा भी कैसे एक बच्चा आजकल इतना लापरवाह और जिम्मेदार हो सकता है, इसकी भी सेंस बन रही है। यानी कि इन दोनों की थोड़ी सी सेंस बन रही है। एज एवर मतलब भी जैसे ही। कैसे एक बच्चा जिम्मेदार और लापरवाह हो सकता है, जैसे ही। इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। कैसे एक बच्चा जिम्मेदार और लापरवाह हो सकता है अच्छे टाइम में। तो अच्छे टाइम की तो यहाँ पे क्या सेंस बनेगी? यहाँ पे कौन सा उसने अच्छे टाइम और बुरे टाइम की बात कर रही है? यानी कि लास्ट के दो वालों की तो सेंस बिल्कुल नहीं बन रही। बन रही है सिर्फ फर्स्ट दो की। और अभी इन पहले दो में भी देखो, उसने यहाँ पे एक लड़की को लिया, उसकी पहले तो अच्छी क्वालिटीज बता दी। ठीक है, और उसी टाइम में उसकी बुरी क्वालिटीज भी बता दी। ऐसा नहीं है भी ये पहले अच्छी हुई करती थी वो लड़की, और बाद में वो ऐसे बैड हैबिट उसको बाद में डली है। नहीं, वो सारी हैबिट्स एक ही टाइम पे हैं। यानी कि अच्छी हैबिट्स भी उसी के अंदर है, और साथ ही साथ उसके अंदर बुरी हैबिट्स भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या सेंस बनेगी? एट द सेम टाइम। यानी कि एक ही टाइम पे एक बच्चा इतना जिम्मेदार और लापरवाह कैसे हो सकता है? इजिली। अब ये कह रहा है भी, बहुत आसान है ये पता करना कैसे। अकॉर्डिंग टू टू फिजिशियंस एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल बोस्टन एंड हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। क्या कह रहा है भी? दो फिजिशियंस के अकॉर्डिंग, जो कहाँ पे काम करते हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बोस्टन में, और इसके अलावा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में काम कर रहे हैं, जो हु हैव बीन डैश द यूनिक स्ट्रक्चर एंड द केमिस्ट्री ऑफ अडोलसेंट ब्रेन। जो क्या कर रहे हैं? किसी यूनिक स्ट्रक्चर को डैश कर रहे हैं, और केमिस्ट्री ऑफ अडोलसेंट ब्रेन, यानी कि केमिस्ट्री क्या होती है? काम करने का तरीका। एक तो केमिस्ट्री होता है कोई सब्जेक्ट है ना, साइंस का सब्जेक्ट होता है। एक केमिस्ट्री होती है भी किसी चीज के काम करने का तरीका। ठीक है, भी कैसे अडोलसेंट जो ब्रेन होता है, अडोलसेंट मतलब भी अडल्ट लोग होते हैं, उनका ब्रेन होता है वो किस तरीके से काम करता है, और किसी यूनिक स्ट्रक्चर को वो डैश कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, वो देखना है। एक्सपोजिंग कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एनुमरेटिंग कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो। एक्सपोज क्या होता है? खुलासा करना किसी चीज का। ठीक है, खुलासा करना। एक्सप्लोर क्या होता है? किसी चीज को फर्स्ट टाइम पता लगाना। ठीक है, उसके बारे में पता करना भी, ये चीज क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, क्या है ये चीज, मतलब उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकालना किसी भी चीज के बारे में। एनुमरेटिंग क्या होती है? काउंटिंग करना किसी चीज की। ठीक है। एक्सप्लेनिंग क्या होता है? किसी चीज को व्याख्या करना। ठीक है, बताना उसके बारे में। अब ऑब्वियस सी बात है, एक्सप्लेन तो कौन करेगा? टीचर करेगा, फिजिशियन थोड़ा ना करेगा। और एक चीज देखो, काउंटिंग की यहाँ पे क्या सेंस बनेगी? यूनिक स्ट्रक्चर को काउंट थोड़ा ना करेंगे। एक्सपोजिंग, एक्सपोज हम किस चीज को करते हैं? जो चीज हमें पहले पता होती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? भी क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। भी कैसे एक बच्चा जिम्मेदार और लापरवाह एक ही टाइम पे कैसे हो सकता है? यानी कि उनको भी नहीं पता अभी तक। तो ऑब्वियस सी बात है, वो इस चीज को एक्सप्लोर ही तो करेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम उसके बारे में पता लगाएंगे। एक्सपोज कब करते हैं? जब वो चीज पहले पता होती है, उसके बाद एक्सपोज करते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए वो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है।
द टीनेज ब्रेन इज नॉट जस्ट एंड डैश ब्रेन विद फ्यूअर माइल्स ऑन इट। क्या कह रहा है, जो टीनेज बच्चे का ब्रेन होता है ना, वो डैश के ब्रेन जैसा नहीं होता, ठीक है। द टीनेज ब्रेन इज नॉट जस्ट एंड डैश ब्रेन, भी जो टीनेज का ब्रेन होता है वो डैश के ब्रेन जैसा नहीं होता, विद फ्यूअर माइल्स मतलब भी जिसपे सिर्फ थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़े, ठीक है। यानी कि डैश का ब्रेन है उस पर तो थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन जो टीनेज का ब्रेन होता है ना उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो भी प्रोग्रेसिंग स्टेज पे होता है, अभी अभी उसकी पूरी प्रोग्रेस हुई नहीं होती उसके पूरे दिमाग की या बॉडी की, अभी वो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी कैसा किसके ब्रेन जैसा नहीं है उसका ब्रेन, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एन है तो ए एन द, ये तीनों क्या होते हैं, आर्टिकल। तो आर्टिकल के बाद हमेशा आते हैं नाउन्स, और अगर नाउन गिवन है तो एडजेक्टिव आएगा। अब यहाँ पे देखो डैश के बाद ब्रेन दे रखा है, यानी कि ब्रेन नाउन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे एडजेक्टिव देखना है क्या है। एम्पल, एम्पल क्या होता है, जो चीज सफिशिएंट मात्रा में होती है, सफिशिएंट से भी ज्यादा होती है हमारे पास, ठीक है। एम्पल, तो इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती यहाँ पे। और एडजेक्टिव है बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। अडल्ट ब्रेन, अडल्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और जो टीनेज का ब्रेन है वो अडल्ट के ब्रेन जैसा नहीं होता, भी जिसपे सिर्फ थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़े, तो ये तो सेंस बना ही रहा है, ठीक है, ये आ सकता है। अडल्टहुड यानी कि जो मच्योरिटी, ठीक है, मच्योर जो ऑलरेडी मच्योर है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे नाउन है, बट हमें नाउन की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, यानी कि हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, तो ये तो इलेमिनेट ही हो जाएगा। अबंडेंट क्या होता है, सेम वही एम्पल जैसा, ठीक है, यानी कि जो चीज हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में हो उसे कहते हैं अबंडेंट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सबसे ज्यादा सेंस बन रही है अडल्ट की, ठीक है। अभी जो टीनेज का ब्रेन होता है वो अडल्ट के ब्रेन जैसा नहीं होता है, जिसपे सिर्फ थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़े, ठीक है। सीधा यहाँ से पढ़ते हैं, ये सारे प्रोफेसर के नाम बता रखे हैं। इट्स अ पैराडॉक्सिकल टाइम ऑफ डैश, क्या कहता है भी, ये डैश का पैराडॉक्सिकल टाइम है। पैराडॉक्सिकल टाइम क्या होता है, जो चीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि जो चीज ऑन गोइंग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया था ना, टीनेज का ब्रेन अभी ऑन गोइंग स्टेज पे होता है, यानी कि वो ग्रोथ कर रहा होता है, तो वही चीज है यहाँ पे, वही बता रहा है भी एक पैराडॉक्सिकल टाइम होता है, यानी कि एक ऐसा टाइम होता है जिसपे ग्रोथ चल रही होती है। इट्स अ पैराडॉक्सिकल टाइम ऑफ डैश, ये किस चीज का पैराडॉक्सिकल टाइम होता है, तो वो बताना है। एनरिचमेंट का, डेवलपमेंट का, अडल्टहुड का, या एडोरेशन का, ठीक है। एनरिचमेंट क्या होती है, उपजाऊ क्षमता किसी की, ठीक है, लेकिन ये वर्ड किसके लिए ज्यादा एक्यूरेट बनेगा, फसलों के लिए, लेकिन यहाँ पे फसलों फसलों की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये तो नहीं आएगा। डेवलपमेंट क्या होता है, तरक्की होना। और डेवलपमेंट हर चीज के लिए यूज किया जा सकता है, लिविंग थिंग्स के लिए भी, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, चाहे एनिमल्स हो चाहे इंसान हो, हर एक के लिए, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट सेंस बना रहा है, भी एक पैराडॉक्सिकल टाइम होता है किसका, उन्नति का या डेवलपमेंट का, तो ये तो सेंस बना ही रहा है। नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं। अडल्टहुड, अडल्टहुड क्या होती है, मैच्योरिटी, लेकिन वहां पे तो ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है ना। और ये क्या कह रहा है, पैराडॉक्सिकल टाइम है, पैराडॉक्सिकल मतलब भी जहाँ पे ग्रोथ अभी चल रही है, ठीक है, अभी पूरी नहीं हुई है, तो अडल्टहुड की तो यहाँ पे सेंस ही नहीं बनाएगी, क्योंकि अडल्टहुड तो ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है वहां पे तो। नेक्स्ट है एडोरेशन, एडोरेशन क्या होती है, भक्ति, आस्था, ये भक्ति का टाइम होता है, तो ये तो कंप्लीट सेंसलेस है, तो वैसी बात है, सेंस सबसे ज्यादा किसकी बन रही है, डेवलपमेंट की, ठीक है। दीज आर पीपल विद शार्प ब्रेन्स, ठीक है, ये लोग कौन होते हैं, जो जिनके पास बहुत शार्प ब्रेन होता है, बट दे आर नॉट क्वाइट श्योर, लेकिन वो इस चीज के लिए श्योर नहीं होते व्हाट टू डू विद दैम, मतलब भी उनके पास नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता इस नॉलेज का करना क्या है। रिसर्च ड्यूरिंग द पास्ट 10 ईयर्स पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, क्या कह रहा है, अभी पिछले 10 सालों में बहुत रिसर्च हुई है, जो किससे पावर्ड थी, टेक्नोलॉजी से, यानी कि जिसमें किसका यूज किया गया था, टेक्नोलॉजी का। सच एज फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, रेजोनेंस क्या होती है, इको, गूंज, ठीक है। हैज रिवील्ड, उसने क्या रिवील किया है, दैट यंग ब्रेन हैव डैश फास्ट ग्रोइंग सिनेप्सिस एंड सेक्शन दैट रिमेन अनकनेक्टेड, क्या कह रहा है, अभी यंग ब्रेन के पास होते हैं, क्या होते हैं, एक तो फास्ट ग्रोइंग सिनेप्सिस, सिनेप्सिस क्या होते हैं, कोशिकाएं, एक तो उसके पास बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही हुई कोशिकाएं होती हैं, इसके अलावा एक सेक्शन भी होता है उसके दिमाग में जो रहता है अनकनेक्टेड, यानी कि जो किसी से भी घुलता मिलता नहीं है, सेपरेट रहता है वो, ठीक है। तब यहाँ पे देखो यंग ब्रेन के पास क्या है। अब आप थोड़े से यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, भी हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, देखो हैव का दो जगह पे यूज होता है, एक तो हैव के बाद नॉर्मली वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैव, हैज, हैड, है ना। और एक हैव, हैज और हैड का यूज आप करते हैं भी कोई चीज होने ना होने के लिए, जैसे मैं कहूँ भी मेरे पास 4 पेन है, तो आई मैं क्या कहूंगा भी आई हैव 4 पेन्स, ठीक है। तो हैव का यूज आप किसी चीज के होने ना होने के लिए भी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वही होने वाला यूज कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट है बोथ, बोथ क्या होता है, दोनों, और यहाँ पे देखो एंड का भी यूज हो रखा है, तो बोथ और एंड का कनेक्टर होता है। और अगर आपका सेंस बनाए भी, यंग ब्रेन के पास होते हैं दोनों चीजें, दोनों चीजें कौन कौन सी, फास्ट ग्रोइंग सिनेप्सिस भी, और एक सेक्शन होता है जो रहता है अनकनेक्टेड, तो ये तो सेंस बना रहा है पूरी। फ्यू भी उसके पास बहुत कुछ बहुत कम होता है, क्या कम होता है, फास्ट ग्रोइंग सिनेप्सिस भी और सेक्शन जो अनकनेक्टेड रहता है,
तो इसकी तो सेंस नहीं बन रही। होल होल क्या होती है? पूरी की पूरी चीज। लेकिन होल में क्या होता है? एक ही चीज होती है, यानी कि एक चीज हो गई वही सारी की सारी होगी, लेकिन यहाँ पे तो दो चीजें बता रखी हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सेंस तो नहीं बनाएगा होल। नेक्स्ट है ईदर। ठीक है, ईदर जब भी आएगा तो हमारे पास और होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोथ और एंड का पेयर बन रहा है ना, ऐसे ही ईदर और का पेयर बनता है। यानी कि ईदर और किसके लिए यूज होता है? चॉइस देने के लिए भी, या तो ये चीज सेलेक्ट करो या ये चीज, ईदर दिस और दिस। ठीक है, बट और तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ एंड, और एंड का पेयर किसके साथ बनेगा? बोथ के साथ, और सेंस भी बना रहे हैं यहाँ पे बोथ। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। दिस लीव टीन्स इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एनवायरनमेंट। अब क्या कह रहा है भी, ये जो चीज होती है ना, कौन सी? ये जो तेजी से बदल रही कोशिकाएं होती है, और ये जो सेक्शन होता है, ये टीनेज बच्चों को, या कह दो टीन्स को, एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है या छोड़ देता है। लीव्स मतलब छोड़ देता है उसको ऐसी सिचुएशन में लाके जहाँ पे वो इजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। किनसे? अपने एनवायरनमेंट से, बाय देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण नहीं, मतलब भी अपने आसपास के लोगों से चाहे उनके कोई दोस्त मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, सबसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इजिली। एंड मोर प्रोन टू इम्पल्सिव बिहेवियर। ठीक है, प्रोन क्या होता है? झुकाव होना, और उनका झुकाव किस की तरफ हो जाता है? इम्पल्सिव बिहेवियर की तरफ। इम्पल्सिव बिहेवियर क्या होता है? एक ऐसा बिहेवियर जहाँ पे बच्चे बिना कुछ सोचे समझे इमोशनली डिसीजन ले लेते हैं। यानी कि हल्का सा कुछ हुआ वो अग्रेसिव हो जाते हैं, हल्का सा कुछ हुआ वो मतलब इमोशनल फूल भी बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। अब कोई बड़ा आदमी होता है, वो तो हर एक चीज परखता है, यानी कि उसमें बहुत पेशेंस होते हैं, लेकिन टीनेज बच्चों में पेशेंस नहीं होते। आपने बहुत बार देखा भी होगा ना, तो वही चीज है इम्पल्सिव बिहेवियर। इवन विदाउट द डैश ऑफ सुपर अप हार्मोन्स एंड एनी जेनेटिक और फैमिली प्रेडिस्पोजिशन। सुपर अप हार्मोन्स होते हैं अभी जो जिन हार्मोन्स ने काम करना बंद कर दिया, जो फ्रीज हो चुके हैं। और जेनेटिक और फैमिली प्रेडिस्पोजिशन, प्रेडिस्पोजिशन क्या होती है? वीकनेस। अब क्या कह रहा है अभी, जो टीनेज बच्चे होते हैं ना, वो अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनका इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है। और जरूरी नहीं है ये जो इम्पल्सिव बिहेवियर होगा ये सुपरड अप हार्मोन की वजह से होगा या जेनेटिक वीकनेस की वजह से होगा। वो वजह वाला सेंस ढूंढना है यहाँ पे, इवन विदाउट द डैश ऑफ। ठीक है, भी जरूरी नहीं है उसमें सुपरड अप हार्मोन्स का ही रोल होगा या जेनेटिक वीकनेस का रोल होगा। तो किसकी ज्यादा सेंस बनती है यहाँ पे? इम्पैक्ट की, इम्प्रेस की, इम्पेयर की, या इम्पोज की। इम्पोज क्या होता है? थोपना कोई चीज, लागू कर देना। इम्पेयर क्या होता है? गड़बड़। ठीक है, कोई चीज गड़बड़ हो जाती है, खराब हो जाती है। इम्प्रेस क्या होता है? छाप छोड़ देना। जैसे आप कहते हैं ना, उसको इम्प्रेस करना है, इसको इम्प्रेस करना है, यानी कि छाप छोड़नी है अपनी वहां पे। इम्पैक्ट क्या होता है? प्रभाव। तो सेंस किसकी सबसे ज्यादा बनती है? इम्पैक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे समझो क्या कह रहा है अभी, जो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है ना, वो बच्चे का इन्फ्लुएंस हो जाता है किससे? उनके एनवायरनमेंट से। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं वो तेजी से ग्रो कर रही होती हैं। अब जरूरी नहीं है इसमें इम्पैक्ट होगा किसका? उनके फ्रीज हुए हार्मोन्स का, या भी ऐसे हार्मोन का जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है। या जरूरी नहीं है अभी वो कोई फैमिली वीकनेस की वजह से ही होगा। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट करते हैं। तो इसको देखो, डिजिटल मीडिया एंड द इंटरनेट हैव मेड द शेयरिंग ऑफ टेक्स्ट, म्यूजिक एंड इमेजेस इजियर देन एवर। क्या कह रहा है अभी, डिजिटल मीडिया और इंटरनेट ने मिलकर ना टेक्स्ट को, म्यूजिक्स को और इमेजेस को शेयर करना पहले से बहुत ज्यादा इजी कर दिया है। इजियर देन एवर यानी कि पहले से बहुत ज्यादा इजी कर दिया है। एंड द डैश ऑफ कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन हार्डर, और कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन के डैश को हार्डर कर दिया है। कॉपीराइट क्या होता है? पॉलिसी होता है, आपको पता ही होगा। यानी कि इसके अंडर क्या होता है, हम किसी की और की चीज को अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर हमें यूज करना भी है तो हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे किसी ने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखी है, गूगल पे कोई इमेज अपलोड कर रखी है, हम उसको बिना उसकी परमिशन के, जिसने उसको अपलोड कर रखा है उसकी बिना परमिशन के आप यूज नहीं कर सकते। तो कॉपीराइट क्या होता है आपको पता लग गया, और कॉपीराइट एक पॉलिसी होती है। तो इस पॉलिसी को डैश करना हार्डर हो गया। तो क्या करना हार्डर हो गया वो देखते हैं अभी आप। डेट्रीमेंट, सोल्स्टिस, इन्फोर्समेंट या कमिश्नरी। डेट्रीमेंट क्या होता है? हानि। कॉपीराइट को हानि करना मुश्किल हो गया या नुकसान करना मुश्किल हो गया, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। सोल्स्टिस, सोल्स्टिस क्या होता है? टॉप लेवल। कॉपीराइट को टॉप लेवल करना मुश्किल हो गया है। अगर सुधारने की बात कर रहा होता तो सेंस बनाता, ये तो सेंस ही नहीं बना रहा। इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट क्या होता है? लागू करना। अब देखो ये सेंस बना रहा है अभी, कॉपीराइट को लागू करना। कॉपीराइट एक पॉलिसी होती है, तो पॉलिसीज को तो लागू ही किया जाता है, लागू किया जाएगा, इसकी जांच पड़ताल होती है ना। तो यानी कि कॉपीराइट को लागू करना मुश्किल हो गया, तो ये तो सेंस बना रहा है। ठीक है, कमिश्नरी, कमिश्नरी क्या होता है? कमिश्नर का ही सिनोनियम होता है, जैसे अधिकारी होते हैं ना, तो वो यानी कि कॉपीराइट को अधिकारी करना मुश्किल हो गया है, ये भी नहीं सेंस बना रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा सेंस हमारी कौन बना रहा था? इन्फोर्समेंट, भी कॉपीराइट को लागू करना मुश्किल हो गया है।
दिस सिचुएशन हैज एनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ आईपी लॉ। अब इस सिचुएशन यानी कि जो कॉपीराइट को लागू करना मुश्किल हो गया था, इसकी वजह से क्या हुआ है, एनकरेजमेंट मिली है, यानी कि प्रोत्साहन मिला है किसको, आईपी लॉ की ग्रोथ को। आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल लॉ, ठीक है। एंड डैश इंक्रीज इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन ऑन द एक्सटेंडिंग एंड पुलिसिंग आईपी प्रोटेक्शन। पुलिसिंग क्या होता है, वही जांच पड़ताल, ठीक है, जैसे पुलिस को लागू किया जाता है उसकी जांच पड़ताल की जाती है। एक्सटेंडिंग मतलब उसको आगे बढ़ाना, विस्तार करना उसका। इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन यानी कि इंडस्ट्रियल मतलब बिजनेस, और कंसंट्रेशन मतलब भी फोकस। भी बिजनेसेस का फोकस भी बढ़ा है किस पे, आईपी प्रोटेक्शन की पुलिसिंग पर, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक तो इसने क्या किया है, इस सिचुएशन ने क्या किया है, आईपी लॉ की ग्रोथ को एनकरेज किया है, और दूसरा आईपी प्रोटेक्शन की पुलिसिंग को डैश किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंड आ गया, और एंड का क्या रूल होता है भी, जो चीज एंड से पहले की बात की गई होती है, सेम वही चीज करने की बाद में भी बात करेगा एंड से। तो यहाँ पे देखो एंड से पहले क्या बात कर रहा है, वो आईपी लॉ की ग्रोथ को एनकरेज करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, आईपी प्रोटेक्शन की पुलिसिंग को भी डैश करने की बात करेगा, यानी कि एनकरेज करने की बात करेगा। तो यानी कि एनकरेज से मिलता जुलता कोई बढ़ाना चाहिए यहाँ पे, वो देखते हैं अभी आप। स्टैगर्ड, प्रोम्प्टेड, इक्वेटेड या ग्रैपल्ड, मीनिंग देखते हैं इनके सबसे पहले। स्टैगर्ड क्या होता है, भटक जाना, बिखर जाना, लड़खड़ा जाना, तो इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। प्रोम्प्टेड, प्रोम्प्टेड क्या होता है, प्रेरित करना किसी को, ये देखो ये सेंस बना रहा है, प्रेरित करना, प्रोत्साहन करना, ठीक है। तो ये दोनों सेंस बना रहे हैं, यानी कि ये आ सकता है हमारा। नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं फिर भी। इक्वेटेड क्या होता है, बराबर की कोई चीज, समान चीज, यानी इक्वल से बनाई है, ठीक है। इक्वेटेड मतलब इक्वल। ग्रैपल्ड, ग्रैपल्ड क्या होता है, पकड़ना, बांध देना किसी को, गुत्थम गुत्थी कर देना, तो ये भी नहीं सेंस बना रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सेंस बना रहा था प्रोम्प्टेड, ठीक है। यानी कि एक तो ये आईपी लॉ की ग्रोथ को एनकरेज करने की बात कर रहा है, और दूसरा आईपी प्रोटेक्शन की पुलिसिंग यानी कि जांच पड़ताल को एनकरेज करने की बात कर रहे हैं, प्रोम्प्टेड करने की बात कर रहे हैं। वाइल ऑल्सो लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ एन ओपन एक्सेस और क्रिएटिव कॉमन मूवमेंट्स। और किसकी बात कर रहा है, ओपन एक्सेस की ग्रोथ की और क्रिएटिव कॉमन मूवमेंट्स की ग्रोथ की बात कर रही है। अब यहाँ पे देखो वाइल का यूज वैसे तो किसके लिए होता है, जबकि के लिए, लेकिन यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है, साथ ही में। यानी कि एक तो आईपी लॉ की ग्रोथ की बात कर रहा है, आईपी प्रोटेक्शन की पुलिसिंग की बात कर रहा है, और साथ साथ में ये ओपन एक्सेस की ग्रोथ की भी बात कर रहा है। अब पता कैसे चलेगा भी वाइल का यूज जबकि के लिए यूज हो रहे हैं साथ में। जब जबकि के लिए यूज में होता है तो ये मान के चलो बट जैसा सेंस देता है, यानी कि जो उससे पहले इन्फॉर्मेशन होगी उसके बाद ऑपोजिट होगी, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन नहीं है, दोनों जगह ग्रोथ की ही बात कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे इसका यूज साथ ही के रूप में यूज हो रखा है, ठीक है। तो यानी इससे क्या हुआ है, एक तो ग्रोथ हुई है ओपन एक्सेस की और क्रिएटिव कॉमन मूवमेंट्स की। अब ये ओपन एक्सेस और क्रिएटिव कॉमन मूवमेंट्स क्या होते हैं, ये चीज देख लो। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कॉपीराइट पॉलिसी में भी क्या चीज होती है, ओपन एक्सेस में क्या होता है भी, हमें कोई चीज पता नहीं है, हम गूगल पे गए, हमने एक सर्च किया, हमारे सामने ढेरों चीजें आ गई, यानी कि सब कुछ हमारे सामने आ गया, ओपन एक्सेस है। हम कहीं पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी। और क्रिएटिव कॉमन मूवमेंट्स मतलब भी उस चीज को अपने पर्सनल फायदे के लिए हम परमिशन लेके यूज भी कर सकते हैं। यानी कि ओपन एक्सेस में तो हमें वो चीज मिल गई, इजिली मिल गई, हमें हल्का सा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा अपना। क्रिएटिव कॉमन मूवमेंट्स हमें भी मतलब हम उसको यूज भी कर सकते हैं परमिशन लेकर, तो ये चीज होती है। विच डैश सच कंट्रोल ऑफ नॉलेज एंड डैश, जो डैश करता है किसके नॉलेज और डैश के नियंत्रण को। अब यहाँ पे देखो एंड आ गया, तो जैसे ऊपर एंड से पहले था वही एंड के बाद है, यहाँ पे भी देखो एंड से पहले नॉलेज है तो एंड के बाद भी नॉलेज जैसा ही वर्ड होगा, वो देखते हैं अभी आप पहले तो यहाँ पे करके। कंपैरिजन, पेनमैनशिप, क्वोशिएंट या क्रिएटिविटी। कंपैरिजन क्या होता है, तुलना करना, और तुलना की और नॉलेज की तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। पेन पेनमैनशिप क्या होती है, लिखने की कला, लिखने की कला, तो इसकी हल्की सी तो सेंस बना ही रहा है, तो फिर भी आप पढ़ के देखते हैं नेक्स्ट। क्वोशंट क्या होती है, पार्ट, हिस्सा किसी का, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बना रहा। क्रिएटिविटी, हाँ अब ये देखो ये बना रहा है सबसे ज्यादा सेंस। क्रिएटिविटी क्या होती है, दिमाग लगा के किसी चीज को इमेजिन करना, सोचना, थिंक करना उसके बारे में, और उसको इनोवेट करना, यानी कि पेनमैनशिप से भी ज्यादा सेंस बना रहा है क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है यहाँ पे क्या, क्रिएटिविटी। तो अब देखते हैं अभी जो ओपन एक्सेस और क्रिएटिव कॉमन मूवमेंट्स है ना, वो नॉलेज और क्रिएटिविटी को डैश करता है। अब देखते हैं क्या करता है वो। चैलेंज करता है, हैंकर्ड करता है, अलो करता है, कंपेल्ड करता है। कंपेल्ड मतलब क्या होता है, मजबूरी, ठीक है, मजबूरी। अलो क्या होता है, परमिशन देना किसी को, ठीक है, अलो करना, परमिशन देना। हैंकर्ड क्या होता है, लालच, लालसा, डिजायर वगैरह किसी भी काम की। चैलेंज क्या होता है, चुनौती, चैलेंज क्या होता है, मुसीबत क्रिएट करना किसी के लिए, चुनौती। अब ये सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है, क्यों, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था
भी जो ओपन एक्सेस और क्रिएटिव कॉमन मूवमेंट्स होता है उसमें क्या होता है, हमें भी कोई हल्का सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं पे। हमें कोई भी चीज चाहिए, हम गूगल यूट्यूब पे गए, सर्च किया, और अगर हमें वो चीज चाहिए हम उसकी परमिशन लेके उसको यूज भी कर सकते हैं। तो यानी कि हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा। बेशक हमारे लिए फिजिकली वो चीज ठीक होगी, यानी कि हमारे लिए आसानी होगी, लेकिन अगर देखा जाए हमारे दिमाग तो नहीं ना लगा, और अगर दिमाग लगा नहीं तो दिमाग बढ़ेगा भी कैसे, क्रिएटिविटी कैसे आएगी हमारे अंदर। ठीक है, तो वही चीज है, ये जो ओपन एक्सेस और क्रिएटिव कॉमन मूवमेंट्स है ना, ये भले हमारे लिए सहूलियत का काम करता है, लेकिन ये हमारी नॉलेज और क्रिएटिविटी के लिए क्या है, एक चैलेंज है, यानी कि बाधा का काम करता है, वहां पे मुसीबत का काम करता है ये। क्यों? क्योंकि उसको बढ़ने ही नहीं देता। तो वो चीज है। आंसर देखते हैं। ठीक है, ये है सारे आंसर्स। नेक्स्ट करते हैं अभी आप। द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद टेम्परेचर। क्या कह रहा है, जो साउंड की स्पीड होती है वो वेरी करती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। वेरी मतलब अलग अलग होना, यानी कि अगर टेम्परेचर गर्म होगा तो साउंड की स्पीड अलग होगी, अगर टेम्परेचर ठंडा होगा तो साउंड की स्पीड अलग होगी। एट सी लेवल ऑन स्टैंडर्ड डे। क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड डे यानी कि एक नॉर्मल दिन में जो सी लेवल होता है, यानी कि जो जमीनी स्तर होता है, वहां पे क्या होता है, द टेम्परेचर इज 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एंड द वन मार्क इज अप्रोक्सीमेटली 761 माइल पर आवर। और इस टेम्परेचर में, यानी कि जो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इस टेम्परेचर में जो वन मार्क की स्पीड होती है वो कितनी होती है, लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग कितनी होती है, 761 माइल पर आवर। और ये यहाँ पे ध्यान रखो, माइल की बात कर रहा है, अगर किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली बनेगा 1200 सवा सौ 1200 किलोमीटर कुछ बनेगा, यानी कि सवा सौ 12 कुछ किलोमीटर बनेगा। तो आगे पढ़ते हैं। एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही होती है, द टेम्परेचर एंड द स्पीड ऑफ साउंड डैश डिक्रीज अंटिल अबाउट 36,000 फीट। क्या कह रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जो टेम्परेचर होता है और जो साउंड की स्पीड होती है वो डिक्रीज होती है जब तक 36,000 की फीट ना हो जाए, या जब तक 36,000 की फीट की ऊंचाई ना आ जाए। तब यहाँ पे देखो ऑप्शन है, नोट, येट, नन और बोथ। नोट क्या होता है, नहीं, येट मतलब अभी, नन मतलब कुछ भी नहीं, ना ही ये ना ही वो, बोथ मतलब दोनों। अब जिस स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं वो अब यहाँ पे इजीली आंसर आइडेंटिफाई कर देगा, क्या आएगा, बोथ आएगा। क्यों? क्योंकि बोथ और एंड का पेयर होता है। तो यहाँ पे पढ़ के देखो क्या कह रहा है, भी जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, जो टेम्परेचर होता है और जो साउंड की स्पीड होती है दोनों ही कम हो रही होती है। ठीक है, अब कुछ पेयर्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है बोथ और एंड का पेयर होता है, यानी कि एंड आएगा और बोथ आएगा उसके साथ। और ऐसे ही एंड क्या पेयर होता है, बिटवीन के साथ, बिटवीन एंड। और ऐसे होता है फ्रॉम और टू का पेयर होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज होता है फ्रॉम और टू। ईदर और का पेयर होता है, नीदर और नोर का पेयर होता है। तो ये कुछ पेयर्स होते हैं जो काफी यूज होते हैं रीडिंग में, तो आपके आ जाते हैं अक्सर। तो यहाँ से बढ़ते हैं आफ्टर। अब 36,000 फीट तक तो जो टेम्परेचर होता है वो कम हो रहा होता है, ठीक है। आफ्टर यानी कि उसके बाद क्या होता है वो यहाँ पे देखेंगे। विच द टेम्परेचर, आफ्टर विच द टेम्परेचर डैश स्टीडी अंटिल 60,000 फीट। उसके बाद जो टेम्परेचर होता है वो स्टीडी रहता है, स्टीडी मतलब भी कांस्टेंट रहता है, कोई भी बदलाव नहीं आता। कब तक? जब तक कि 60,000 की फीट की ऊंचाई ना आ जाए। तो अभी यहाँ पे रहने की बात हो रही है, स्टीडी रहना, यानी कि स्टीडी मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है। तो रहने की करके अब रहने वाला ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, कौन सा होता है। ऑपोजिट क्या होता है, किसी के खिलाफ, उल्टा, ठीक है, ऑपोजिट से बना है। रिमेन्स मतलब रहना। अब ये देखो, ये सबसे ज्यादा सेंस बना रहे हैं, यानी कि विच द टेम्परेचर रिमेन्स स्टीडी, यानी कि वो कांस्टेंट रहता है, कोई भी बदलाव नहीं आता जब तक कि 60,000 की फीट की ऊंचाई नहीं आ जाती। तो रिमेन्स आ सकता है। नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं। प्लॉट्स क्या होता है, कोई प्लेटफॉर्म, ठीक है, कोई एरिया, प्लेटफॉर्म। म्यूटेट्स क्या होता है, बदलाव। जैसे म्यूटेट्स किसमें, जीन्स में म्यूटेशन होती है ना, बदलाव आता है, तो वो चीज। तो लेकिन सेंस किसकी बनती है, रिमेन्स की। यानी कि 36,000 की फीट तक तो टेम्परेचर होता है, कम होता है, उसके बाद वो कांस्टेंट रहता है जब तक कि 60,000 की फीट की ऊंचाई नहीं आ जाती। विद इन दैट 36,000 टू 60,000 फुट रेंज, मार्क वन इज अबाउट 661 माइल पर आवर। ठीक है, क्या कह रहा है, 36,000 और 60,000 के बीच में जो वन मार्क कितना होता है, 661 माइल पर आवर होता है। नॉर्मली कितना होता है, 761 माइल पर आवर होता है। और यहाँ पे जो ये हाइट होती है 36,000 से ऊपर और 60,000 के बीच में, यहाँ पे 661 माइल पर आवर होता है, यानी कि 100 माइल सीधा कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ द डैश, डैश की वजह से, इट इज पॉसिबल फॉर एन एरोप्लेन, ये एक एरोप्लेन के लिए पॉसिबल हो जाता है, या एक ये चीज पॉसिबल हो जाती है किसके लिए, एक एरोप्लेन के लिए, फ्लाइंग सुपरसोनिक। जो सुपरसोनिक एरोप्लेन होते हैं उसके लिए ये चीज पॉसिबल हो जाती है, जो हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहा होता है। क्या चीज पॉसिबल हो जाती है, टू बी स्लोवर, कि वो स्लोवर हो जाए, किससे, स्लोवर देन, यानी कि वो स्लोवर हो जाए किससे, सबसोनिक फ्लाइट एट सी लेवल। अब यहाँ पे देखो,
सबसोनिक एरोप्लेन कौन से होते हैं? कमर्शियल एरोप्लेन, ठीक है, जैसे जिनमें पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। और सुपरसोनिक कौन से होते हैं? जो फाइटर जेट्स होते हैं। अब ये क्या कह रहा है भाई, डैश की वजह से ये चीज पॉसिबल हो जाती है। भी क्या पॉसिबल हो जाती है? भी जो सुपरसोनिक एरोप्लेन होते हैं, जो तेज होते हैं, वो तेज उड़ने वाले प्लेन भी स्लोवर हो जाते हैं किनसे? जो सबसोनिक प्लेन होते हैं। नॉर्मली तो ये चीज पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये कह रहा है ये पॉसिबल हो जाता है। अब वो चीज पॉसिबल क्यों होती है, ये यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली ऊपर मैंने बताया था ना भी जो 36,000 फीट होती है वहां पे तो चीजें तेज ही उड़ेंगी। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे बताया था भी जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा होता है, यानी कि ठंड के टेम्परेचर में तो जो साउंड की स्पीड होती है वो धीमी होती है, और गर्मी के टेम्परेचर में जो साउंड की स्पीड होती है वो तेज होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, 36,000 फीट से कम प्लेन उड़ेगा वो तेज उड़ेगा। 60,000 की फीट में जो प्लेन उड़ेगा वो स्लोवर उड़ेगा। तो ये किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर की वजह से होता है। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर से जुड़ा हुआ कोई वर्ड देखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखते हैं। बिकॉज ऑफ द डैश वेराइटी वेरिएशन वेंटिलेशन या सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बन रही। सिमिलैरिटी तो मतलब एक जैसी चीज, लेकिन यहाँ पे तो भर भर के अलग अलग चीजें दे रखी हैं। एक चीज 36,000 की फीट पे उड़ रही है, एक 60,000 की फीट पे उड़ रही है। एक चीज गर्म मौसम में उड़ रही है और एक चीज ठंडे मौसम में उड़ रही है, और एक सुपरसोनिक प्लेन है और एक सबसोनिक प्लेन है। तो ये तो सेंस नहीं बना रहा। वेंटिलेशन मतलब भी हवादार। अब हवादार का एरोप्लेन में क्या सेंस? प्लेन तो कंप्लीटली क्लोज होते हैं, तो वेंटिलेशन की कोई सेंस नहीं बना रहा। वेरिएशन क्या होता है? अब इसकी सेंस बन रही है। देखो वेरिएशन क्या होता है? उतार चढ़ाव, बदलाव, परिवर्तन। और परिवर्तन की यहाँ पे भर भर के बात कर रहे हैं। एक चीज 36,000 की फीट पे उड़ रही है, एक 60,000 की फीट पे उड़ रही है। एक गर्म मौसम में उड़ रही है, एक ठंडे मौसम में उड़ रही है, ठीक है। तो इसकी सेंस कंप्लीट बना रहा है। वैरायटी क्या होती है? अलग अलग चीजें। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा सेंस किसकी बना रहा है? वेरिएशन की, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द वेरिएशन, उतार चढ़ाव, परिवर्तन की वजह से ये चीज पॉसिबल हो जाती है। क्या चीज पॉसिबल हो जाती है? भी जो तेज उड़ने वाले सुपरसोनिक प्लेन होते हैं वो भी धीमे हो जाते हैं किनसे? सबसोनिक प्लेन की वजह से। क्यों? क्योंकि वो नीचे उड़ रहे होते हैं, गर्म टेम्परेचर में उड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चीज है। द ट्रांसोनिक बैंड, जैसे साउंड बैरियर भी कह देते हैं, द ट्रांसोनिक बैंड एक्सटेंड्स डैश अराउंड 0.8 टू मार्क 1.2। अब यहाँ पे देखो, ये वीडियो, ये एक चीज पिछली वीडियो में भी मैंने बताई थी भी, ये जो दो डैश के बीच में जो चीजें आती है ना, जो लाइन आती है, वो जस्ट एक फालतू की चीज होती है, एक्सप्लेन करने के लिए होती है। किसको? ये प्रीवियस लाइन को। तो यानी कि अब यहाँ पे ब्लैंक है, तो इसको ब्लैंक को कवर करने के लिए, इसको आंसर ढूंढने के लिए हम सीधा यहाँ से इस लाइन पे आते हैं। ये जो फालतू की लाइन है, बेशक इसमें ब्लैंक है, आप वो भी कवर करेंगे, लेकिन आप सीधा यहाँ से यहाँ पे पढ़ती हैं ताकि हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। तो क्या कह रहा है अभी? ट्रांसोनिक बैंड एक्सटेंड्स डैश अराउंड मार्क 0.8 टू मार्क 1.2। अब यहाँ पे देखो 1.2 के साथ क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, और मैंने ऑलरेडी बता दिया था भी 2 का पेयर किसके साथ बनता है? फ्रॉम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए, देखते हैं है क्या नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि फ्रॉम है। तो यानी कि जो ट्रांसोनिक बैंड होता है वो एक्सटेंड होता है, बढ़ता है कहाँ से? 0.8 से लेके 1.2 तक, ठीक है। तो यानी कि फ्रॉम 0.8 टू 1.2, ठीक है। तो इसका आंसर मिल गया हमको। अब आते हैं अपन यहाँ पे वैन नाले से। वैन द फर्स्ट सुपरसोनिक शॉक वेव डैश द विंग्स। जब फर्स्ट सुपरसोनिक जो वेव होती है वो डैश करती है विंग को, क्या करती है? डाइवर्ज फ्रॉम द विंग। डाइवर्ज मतलब अलग होना, ठीक है, विंग से अलग होती है। एड टू मतलब उसमें ऐड हो जाना, वो विंग्स में ऐड हो जाती है जो सुपरसोनिक वेव है। प्रिवेंट मतलब उससे बचना, सुपरसोनिक शॉक वेव है वो बचती है किससे? विंग से। फॉर्म ऑन मतलब बनाना, भी जो सुपरसोनिक शॉक वेव है वो विंग्स को बनाती है। अब सबसे ज्यादा सेंस किसकी बनेगी? फॉर्म ऑन की, यानी कि वो विंग्स को बनाती है। मतलब कैसे? अब आपको पता होगा भी जो ये सुपरसोनिक प्लेन होते हैं जो साउंड की स्पीड से तेज उड़ते हैं, तो जब भी ये साउंड की स्पीड से तेज उड़ते हैं ना, तभी ये एकदम से ना एक बादल बनाते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं? फॉर्म ऑन द विंग, ठीक है। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, आपको ना इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो ये देखो, ये पिक्चर है, ये क्या कर रहा है? ये जो एरोप्लेन है, ये जो सुपरसोनिक प्लेन है, ये जो नॉर्मल स्पीड से जब साउंड की स्पीड में एंटर करेगा ना, यानी कि उससे तेज उड़ना स्टार्ट करेगा, तो ऐसे विंग्स बना देगा अपने आसपास, ठीक है। ये सारे विंग्स हैं, ये सारे विंग्स हैं, ये सारे विंग्स हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म ऑन करेगा विंग्स। तो ये कौन करता है? ये सुपरसोनिक शॉक वेव्स करती हैं, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे ऐसे सेंस बनेगी इसकी, ठीक है। तो ये थे आंसर इसके, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अभी अपन। तो इसको देखो, ये क्या है? जायंट एक्सोप्लैनेट के बारे में। एक्सोप्लैनेट कौन से होते हैं? जो हमारी गैलेक्सी के बाहर के प्लैनेट होते हैं। जैसे हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी है ना, इसमें जितने भी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में आते हैं, जैसे अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, है ना। ऐसे जो कोई और गैलेक्सी होगी उसमें रहने वाले जो प्लैनेट होंगे वो होते हैं एक्सोप्लैनेट, यानी जो हमारी बाहर की गैलेक्सी के प्लैनेट है वो होते हैं एक्सोप्लैनेट, ठीक है। जायंट एक्सोप्लैनेट लाइक द सो कॉल्ड हॉट जुपिटर। एक हॉट जुपिटर की तरह एक प्लैनेट है, एक्सोप्लैनेट है। दैट आर सिमिलर इन डैश, जो सिमिलर है किसमें? डैश में। वो देखना है क्या है।
जो बॉर्डर्स में सिमिलर है, एक्सप्रेशंस में सिमिलर है, कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलर है, शेप्स में सिमिलर है। अब एक्सप्रेशन देखो, कोई इंसान तो है नहीं, कोई लिविंग थिंग तो है नहीं जो एक्सप्रेशन देगी, कोई एनिमल होगा, इंसान होगा, तो ये तो सेंस वो नहीं बना रहा। बॉर्डर्स क्या होते हैं? उसकी साइड की कन्नियां, बाउंड्रीज वगैरह। शेप्स क्या होती हैं? उसकी सिर्फ शेप्स, ठीक है, यानी कि कैसी उसकी शेप है, गोल है, त्रिभुज की है, या कैसी शेप है उसकी। करैक्टरिस्टिक क्या हो गया? हर एक चीज आ गई करैक्टरिस्टिक्स में। उसके बॉर्डर्स भी आ गए, उसकी शेप्स भी आ गई। शेप मतलब खाली शेप, बॉर्डर्स मतलब सिर्फ बॉर्डर है, उसमें शेप नहीं आएंगे, कलर नहीं आएंगे। लेकिन करैक्टरिस्टिक मतलब उसमें शेप्स भी आ गई, उसकी बॉर्डर्स भी आ गए, उसके कलर्स भी आ गए, वहाँ का एनवायरनमेंट भी आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा ब्रॉड टर्म कौन दे रहा है? करैक्टरिस्टिक। तो क्या आएगा? करैक्टरिस्टिक। जो सिमिलर है किसमें? करैक्टरिस्टिक्स में। टू द सोलर सिस्टम्स बिगेस्ट डैश, और वो सोलर सिस्टम सिस्टम के बिगेस्ट डैश जैसा है। किसके बिगेस्ट डैश जैसा है? अब एक चीज देखो, सोलर सिस्टम यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसमें सबसे बड़ी चीज कौन सी है? सन है। और सन क्या है? स्टार है। लेकिन यहाँ पे स्टार की तो बात कर ही नहीं रहा। यहाँ पे क्या चीज, चार चीजें दे रखी हैं: फ्रेम, सबऑर्डिनेट, प्लैनेट और कोमेट। तो जो सन के बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है वो कौन होती है? जुपिटर होती है। और जुपिटर क्या है? एक प्लेनेट है। तो क्या आएगा? प्लेनेट आएगा यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, जो सोलर सिस्टम के बिगेस्ट प्लेनेट जैसा है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके मीनिंग देखते हैं। फ्रेम क्या होता है? ढांचा किसी चीज का। सबऑर्डिनेट कौन होते हैं? जो किसी के अंडर काम करते हैं, किसी के अधीन रह के काम करने वाले। कोमेट कौन होते हैं? उल्का पिंड। जैसे अंतरिक्ष में जो पत्थर से इधर उधर घूमते रहते हैं ना, उसे कहते हैं उल्का पिंड। तो हमारा आंसर क्या है? प्लेनेट, ठीक है। यानी कि जो सोलर सिस्टम के बिगेस्ट प्लेनेट जैसा है। एंड द ऑर्बिट वेरी क्लोज टू दियर होस्ट स्टार, जो उसके होस्ट स्टार, यानी कि होस्ट स्टार कौन होते हैं? जैसे हमारी अर्थ का होस्ट स्टार कौन है? सन है। तो ऐसे ही वहां पे भी एक सन होगा, तो ये प्लेनेट है, उसके होस्ट स्टार से काफी क्लोज होगा। आर एक्सीलेंट टारगेट फॉर डैश, जो डैश के लिए एक एक्सीलेंट टारगेट है इन दियर रिसर्च, ताकि वो रिसर्च कर सकें किस पे? एक्स्ट्रा सोलर वर्ल्ड पे, यानी कि बाहर की दुनिया पे रिसर्च कर सकें। तो वो किसके लिए एक एक्सीलेंट टारगेट है, वो देखते हैं। मेंबर्स के लिए, एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, पार्टीज के लिए, मेकर्स के लिए। मेकर्स कौन होते हैं? किसी चीज को बनाने वाले। पार्टीज कौन सी होती हैं? दल वगैरह। पार्टीज तो कोई भी हो सकती है, पॉलिटिक्स पार्टी भी हो सकती है, स्टूडेंट की पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? अब ये देखो, एस्ट्रोनॉमर एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? जो अंतरिक्ष में जाते हैं या अंतरिक्ष पे सर्च करते हैं, दोनों चीजें, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे बात भी किसकी कर रहा है? स्पेस की तो बात कर रहा है, एक्सो प्लेनेट की बात कर रहा है, अंतरिक्ष में तो है ये सारी चीजें। यानी कि ये अंतरिक्ष की ज्यादा सेंस बना रहा है। मेंबर्स मतलब किसी सदस्य, सदस्य कोई भी हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंस सबसे ज्यादा बना रहा है एस्ट्रोनॉमर्स की। द साइज एंड द प्रोक्सिमिटी ऑफ दीज प्लैनेट इज इजी टू डैश। क्या कह रहा है? जो साइज है और प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी मतलब भी वहां पे जाने आने का टाइम कितना लगेगा, वो चीज, ठीक है। जो साइज है और प्रोक्सिमिटी है, वो इस प्लैनेट की डैश, इजी टू डैश है। क्या है इजी उसको डैश करना? डिनाउंस, डिटेक्ट, डिफ्लेक्ट या डिटरमिन। डिटरमिन क्या होता है? डिसाइड करना, कोई काम करना है या नहीं होना है, सिर्फ यानी कि डिसाइड करना, किसी काम को करना है या नहीं करना है। डिफ्लेक्ट मतलब मोड़ देना किसी चीज को, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, प्लैनेट को कैसे मोड़ेगा कोई, ठीक है, ये तो सेंस नहीं बना रहा, प्लैनेट के साइज को कैसे मोड़ेगा। डिटेक्ट क्या होता है? पता लगाना, ठीक है। वो इजी टू डिटेक्ट है। क्या इजी टू डिटेक्ट है? भी उसका साइज कितना होगा, वहां पे आने जाने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज मतलब भी पता लगाना काफी इजी है, ठीक है। तो वो चीज, ये तो कंप्लीट सेंस बना ही रहा है। डिनाउंस क्या होता है? किसी को आरोप लगाना है किसी पे, तो उस पे आरोप कैसे लगाएंगे उसके साइज पे, तो यानी कि इसकी तो सेंस बना ही नहीं रहा। तो सबसे ज्यादा सेंस किसकी बना रहा है? डिटेक्ट की, ठीक है। वो इजी टू डिटेक्ट होते हैं। अब देखो, डिटरमिन मतलब तो सिर्फ डिसाइड करना, कोई काम करना है या नहीं करना है, यानी कि डिसाइड करना। और ये चीज मतलब कि किसी चीज के बारे में पता लगाना, कोई चीज पहले पता नहीं थी, वो चीज पता लगानी है, ठीक है। तो यानी कि पता लगाने की यहाँ पे सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अभी। अब ये देखो, प्रोडक्ट सेलिंग से रिलेटेड है ये। वंस एन ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स प्रोडक्ट टू सेल, क्या कह रहा है? अभी एक बार किसी कंपनी के पास उसका प्रोडक्ट रेडी है ना बेचने के लिए, इट मस्ट देन, तब उसको क्या करना पड़ता है? डैश द अप्रोप्रिएट प्राइस टू सेल इट ऑल। तो उसको डैश करना पड़ता है ताकि सही प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को डैश बेच सके। तो उसको क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। टोलरेट, डिटरमिन, फैब्रिकेट या फैंसी। टोलरेट क्या होता है? बर्दाश्त करना किसी चीज को, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है भी सही प्राइस पे प्रोडक्ट को बेच दे। ये तो सेंस नहीं बना रहा। डिटरमिन क्या होता है? डिसाइड करना, अभी पिछले वाले ब्लैंक में भी आया था ना, डिटेक्ट और डिटरमिन वाला। तो डिटरमिन क्या होता है? डिसाइड करना, यानी कि उसको ये चीज डिसाइड करनी पड़ती है भी किस प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचना है। तो इसकी कंप्लीट सेंस बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्या है? फैब्रिकेट क्या होता है? किसी चीज को उत्पन्न करना, तो इसकी तो सेंस नहीं बन रही। नेक्स्ट है फैंसी। फैंसी क्या होता है? कोई आकर्षक सी चीज, फैंसी लुक वाली, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट सेंस बन रही है डिटरमिन की, ठीक है। उसको डिसाइड करना पड़ता है भी किस प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचना है। The price is set by dash manufacturers including supply and demand, cost, desired profit, competition.
परसीव्ड वैल्यू एंड मार्केट बिहेवियर। तो ये सारी फैक्टर्स हैं। तो क्या कह रहा है अभी जो प्राइस होता है वो इन फैक्टर्स को डैश करके डिसाइड किया जाता है। तो क्या करके, कंपेयर करके, बिगैटिंग करके, बैलेंसिंग करके, ऑफसेटिंग करके। ऑफसेटिंग क्या होता है, कमी पूरी करना। ठीक है। बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंस करना सभी को। बिगेटिंग क्या होता है, जन्म देना किसी चीज को। कंपेयरिंग क्या होता है, कंपेयर करना, यानी कि इन सबको आपस में कंपेयर करके डिसाइड किया जाता है या इनको जन्म देके। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, तो इनको जन्म तो क्या ही देंगे, यानी कि इसकी तो सेंस नहीं बन रही। बैलेंस करके मतलब इन सभी को बैलेंस करके, अगर किसी में कोई कमी है तो वो चीज बैलेंस करके। और ऑफ सेटिंग भी क्या होती है, कमी पूरी करना, यानी कि ऑफ सेटिंग बैलेंस के अंदर ही इंक्लूड होगी। ठीक है। तो यानी कि अब सबसे ज्यादा एक्यूरेट सेंस बना रहा है बैलेंसिंग। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन और ऑफसेटिंग होता है वो बैलेंस के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। यानी कि कोई भी चीज पहले कंपेयर की जाएगी आपस में, यानी कि जैसे सपोज करो सप्लाई एंड डिमांड है। एक कस्टमर को 10 चीजें चाहिए, देने के लिए 5 ही हैं, यानी कि ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। तभी उसको कितनी चीजें चाहिए और हमारे पास कितनी है। अब उसकी क्या करेंगे, कमी पूरी करेंगे, यानी कि उसको 10 दे भी दी, तो ये क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। यानी कि सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है यहाँ पे, बैलेंसिंग। ठीक है। तो उसको बैलेंस करेंगे कई फैक्टर्स को। ठीक है। अल्टीमेटली द फाइनल प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट द मार्केट इज विलिंग टू डैश फॉर द प्रोडक्ट। क्या कह रहा है, अल्टीमेटली क्या होता है, फाइनली। भी फाइनली जो लास्ट में प्राइस होता है ना, वो कैसे डिसाइड किया जाता है, भी इस तरीके से भी। मार्केट क्या चाहती है, विलिंग मतलब चाहती है, भी मार्केट क्या चाहती है, प्रोडक्ट के बदले में डैश करना, कंसाइन करना, डिजाइन करना, एक्सचेंज करना है, प्रिपेयर करना। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा सेंस बन रही है एक्सचेंज करने की। सुनने में ही सेंस बना रहे हैं, यानी कि मार्केट क्या चाहती है, प्रोडक्ट के बदले में लेन देन करना। एक बार आप इन सबके मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। कंसाइन क्या होती है, प्रोडक्ट को भेजना, किसी प्रोडक्ट को भेजना। ठीक है। नॉर्मली कंसाइनमेंट होती है ना, जैसे आप कहते हैं कंसाइनमेंट हुई है शिप्स की। ठीक है, वो चीज। डिजाइन, किसी चीज का डिजाइन। ठीक है। और एक्सचेंज मतलब अभी मैंने बता दिया, अभी लेन देन करना। प्रिपेयर क्या होता है, तैयारी करना किसी चीज की। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा सेंस बन रही है एक्सचेंज की। प्राइसिंग थ्योरी कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स बिकॉज सो मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस। क्या कह रहा है अभी, जो प्राइसिंग थ्योरी होती है ना, यानी कि प्राइस को डिसाइड करने वाली थ्योरी होती है, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, यानी कि काफी जटिल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि कई फैक्टर्स इस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे कि आगे बताएगा अभी। व्हाट द परचेजर डिसाइड इज ए फेयर डैश। अब परचेजर क्या चीज डिसाइड करता है इसमें, या परचेजर क्या चीज देखता है, फेयर डैश। फेयर डैश मतलब उचित, उचित डैश देखता है कस्टमर। उचित एडिशन, एडिशन क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड कर देना। उचित शेप भी, वो किसी प्रोडक्ट की शेप देखेगा, या एडिशन एक्स्ट्रा चीज मिल रही है नहीं मिल रही। कंटेंट क्या होता है, सामग्री भी, अगर वो 10 रुपए की चीज लेने गया है, उसको 10 रुपए की चीज मिल रही है नहीं मिल रही। पर एक होती है वैल्यू, इनमें सबसे ज्यादा सेंस बनेगी वैल्यू की। क्यों? क्योंकि इन दोनों की तो सेंस बन ही नहीं रही। ठीक है। सेंस बन रही है भी, अगर वो 10 रुपए की चीज लेने गया, 10 रुपए की चीज उसको मिल गई या नहीं। एक होता है 10 रुपए की चीज उसको वो लेने गया, 10 रुपए की चीज भी मिल गई, क्या उस चीज में 10 रुपए की वैल्यू थी या नहीं। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। कैसे भी, सपोज करो एक बंदा 10 रुपए का लेज लेने गया। ठीक है। 10 रुपए का लेज तो ले आया, लेकिन जब लेके आया उसने खोला, चिप्स उसमें दो चार ही थे, तो उसको लगा यार 10 रुपए की वैल्यू तो थी नहीं उसमें। यानी कि वही चीज है, कस्टमर क्या देखता है, सबसे ज्यादा चीज देखता है वैल्यू उसको मिली है या नहीं, या भी उस प्रोडक्ट के बदले में उसको उतनी वैल्यू मिली भी है या नहीं मिली। तो कस्टमर देखता है फेयर वैल्यू, उचित वैल्यू उसकी। इट ऑल्सो शुड बी डैश डैट। इस चीज को भी डैश करना चाहिए। क्या चीज करना चाहिए इस चीज को, एक्सप्लेन्ड, एनलार्ज्ड, ओवररेटेड या नोटेड। एक्सप्लेन क्या होता है, इस चीज की व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है। लार्ज क्या होता है, बड़ा करना। ठीक है। इस चीज को बड़ा करके देखना चाहिए। ओवररेटेड मतलब ओवर वैल्यू कर देना किसी चीज की, यानी कि जरूरत से ज्यादा वैल्यू करना। भी इस चीज की ज्यादा वैल्यू करके देखनी चाहिए। अब नोटेड क्या होता है, ध्यान में रखना। भी इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंस सबसे ज्यादा बन रही है नोटेड की। भी इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब वो क्या ध्यान में रखना चाहिए, आगे बताएगा। इन एडिशन टू मॉनेटरी एक्सचेंज, भी मॉनेटरी एक्सचेंज के अलावा। मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है, भी 100 रुपए की चीज लेने गए, भी अपन ने 100 रुपए का प्रोडक्ट ले लिया और उसको 100 रुपए दे दिए, ये तो होता है मॉनेटरी एक्सचेंज। प्राइस कैन बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज इन ए बार्टर एग्रीमेंट। क्या कह रहा है भी, मॉनेटरी एक्सचेंज के अलावा एक बार्टर एग्रीमेंट भी होता है, ताकि हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सके। अब ये बार्टर एग्रीमेंट क्या होता है, भी 100 रुपए का प्रोडक्ट लेने गए किसी कंपनी पे, उसको 100 रुपए देने की बजाय अपनी खुद की कंपनी का उसको 100 रुपए का प्रोडक्ट दे दें, यानी कि पैसे देने की बजाय प्रोडक्ट एक्सचेंज कर लो बस। ठीक है। तो ये होता है बार्टर एग्रीमेंट। ठीक है। तो इसे कहते हैं बार्टर एग्रीमेंट और मॉनेटरी एक्सचेंज। तो ये है हमारे सारे आंसर्स। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है। तो ये हैं सारे। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना जो पीटीई की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप स्पीकिंग पे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं अभी, सर स्पीकिंग और लिसनिंग के बारे में भी कुछ बताओ। तो जरूर उसके बारे में वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। तो बने रहना चैनल पे।